नमस्कार साथियों, आज हम आरईईटी मेंस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक गिलुंड सभ्यता को समझने वाले हैं। ये आहड़ सभ्यता से कैसे जुड़ी है और इसकी क्या-क्या खास बातें हैं, चलिए इन सभी पॉइंट्स को बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं ताकि परीक्षा में आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गिलुंड का एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हैं, मतलब कि आखिर ये सभ्यता कहाँ पर है और इसकी असली पहचान क्या है। आइए इसे समझते हैं। चलिए इन पॉइंट्स को एक एक करके एकदम आसान भाषा में समझते हैं। देखो, पहला पॉइंट कहता है कि गिलुंड राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे है। तो यहां से तीन बातें साफ हो गई। जिला है राजसमंद, नदी है बनास और ये एक पुरानी सभ्यता का स्थल है। दूसरा पॉइंट, ये आहड़ बना संस्कृति का एक मेन सेंटर था। इसका सीधा सा मतलब है कि यह आहड़ सभ्यता से ही जुड़ा हुआ है, उसी का एक बड़ा हिस्सा है। और तीसरा पॉइंट जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये कि वहां के लोकल लोग इन पुराने टीलों को मोड़िया मगरी कहकर बुलाते हैं। ये नाम जरूर याद रखिएगा, परीक्षा में सीधे सीधे पूछा जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि हमें गिलुंड के बारे में ये सब बातें पता कैसे चली। तो इसका जवाब मिलता है हमें उत्खनन के इतिहास से, यानी कि यहां पर खुदाई कब और किसने करवाई। देखिए, यहां पर खुदाई के दो मेन फेज हैं। पहला 1957-58 में, जब प्रोफेसर बीबी लाल ने इस जगह को खोजा और शुरुआती खुदाई करवाई। और फिर एक लंबे गैप के बाद 1998 से 2003 के बीच डॉक्टर वीएस शिंदे और प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल ने यहां पर बहुत बड़े लेवल पर और डिटेल में खुदाई की, जिससे हमें इस सभ्यता के बारे में गहराई से जानकारी मिली। तो याद रखना है, खोज का क्रेडिट बीबी लाल को और डिटेल्ड खुदाई का क्रेडिट शिंदे और पोशल को जाता है। चलिए अब ये जानते हैं कि ये सभ्यता आखिर कितनी पुरानी थी, इसका समय क्या था। ये एग्जाम के लिहाज से एक बहुत ही जरूरी फैक्ट है। तो देखिए, वैज्ञानिकों ने रेडियो कार्बन डेटिंग नाम की एक तकनीक से इसकी उम्र का पता लगाया है। इस तकनीक से पुरानी चीजों की बिल्कुल सही उम्र पता चल जाती है और इसके हिसाब से गिलुंड सभ्यता 1900 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच की है। ये एक ताम्रयुगीन सभ्यता थी, जिसका मतलब है कि इस समय के लोग पत्थर के साथ साथ तांबे का इस्तेमाल करना भी सीख गए थे। ये तारीख परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सीधे सीधे याद कर लेना है। अब हम आ गए हैं इस टॉपिक के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। गिलुंड की खास बातें क्या थीं? वो कौन सी चीजें हैं जो इसे दूसरी सभ्यताओं से अलग बनाती हैं? यहीं से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं, तो इसे ध्यान से समझिएगा। अब इस स्लाइड पर जो बात लिखी है वो सबसे जरूरी है, इसको ध्यान से देखिए। गिलुंड और आहड़ दोनों एक ही कल्चर का हिस्सा हैं, लेकिन सबसे बड़ा फर्क इनके घर बनाने के तरीके में था। गिलुंड में मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था, जिन्हें आग में पकाया जाता था, जैसे आज होती हैं, जबकि आहड़ में कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था, जिन्हें बस धूप में सुखाते थे। ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल डिफरेंस है और गिलुंड की सबसे बड़ी विशेषता भी यही है। गिलुंड के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने में बड़े माहिर थे। खुदाई में हमें 5 अलग अलग तरह के बर्तन मिले हैं। कुछ बिल्कुल सादे हैं, कुछ काले रंग के हैं, कुछ पर चमक है यानी पॉलिश की हुई है, कुछ भूरे रंग के हैं और कुछ तो लाल काले रंग के हैं जिन पर चित्र भी बने हैं। इतनी सारी वैरायटी का मिलना ये दिखाता है कि यहाँ के लोग बर्तन बनाने की कला में कितने माहिर थे। बर्तनों के अलावा और भी बहुत कुछ मिला है। यहाँ से अग्निकुंड मिले हैं, जिससे लगता है कि शायद वो लोग कोई पूजा या हवन जैसा धार्मिक काम करते होंगे। इन्हीं कुंडों के पास से हाथी दांत की चूड़ियों के टुकड़े भी मिले हैं। तांबे के बने हथियार मिले हैं, जो बताते हैं कि वे धातु का इस्तेमाल जानते थे। मिट्टी से बनी छोटी छोटी जानवरों की आकृतियां भी मिली हैं। और सबसे मजेदार बात, एक मटके के अंदर से गेहूं के दाने मिले हैं, जो इस बात का पक्का सबूत है कि वे लोग खेती करते थे। अब उनकी कला का एक और बेहतरीन उदाहरण देखिए। यहां जो बर्तन मिले हैं वे सिर्फ इस्तेमाल की चीजें नहीं, बल्कि आर्ट के नमूने हैं। क्रीम रंग के बर्तनों पर काले रंग से बहुत सुंदर चित्रकारी की गई है, जिसमें नाचती हुई मुद्राएं और हिरणों के चित्र खास तौर पर देखने को मिलते हैं। इससे उनकी कला की समझ का पता चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लाचुरा का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं, मतलब ये जगह कहाँ है और इतनी खास क्यों है।
तो देखिए, लाचूरा पड़ता है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में। पर यह सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है, ये एक तरह का टाइम कैप्सूल है। अब सवाल उठता है क्यों? क्योंकि यहाँ से जो भी सबूत मिले हैं वो हमें ये बताते हैं कि इस इलाके में एक व्यवस्थित समाज की शुरुआत कैसे हुई। यह हमें उस ऐतिहासिक काल की पहली झलक देता है। अच्छा, तो ये जो इतिहास जमीन में दबा पड़ा था, इसे बाहर किसने निकाला? चलिए अब जरा खुदाई की कहानी भी जान लेते हैं कि ये काम कब और किसके नेतृत्व में हुआ। तो बात है साल 1998-99 की। इसी समय आर्कियोलॉजिस्ट्स की एक टीम ने यहां खुदाई का काम शुरू किया और इस पूरी टीम को जो लीड कर रहे थे उनका नाम था B.R. मीना। अब ये नाम इसको तो अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में सीधा सीधा सवाल बन सकता है कि लाचूरा का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ। ठीक है, ये तो पता चल गया कि खुदाई किसने की, पर अगला सवाल ये है कि जो सामान वहां से मिला वो आखिर है कितना पुराना, है ना? तो चलिए अब इसकी पूरी टाइमलाइन को समझते हैं। यहां से मिले सबूत हमें लगभग 900 साल के इतिहास की कहानी बताते हैं। यह दौर 700 ईसा पूर्व से शुरू होकर 200 ईस्वी तक चलता है। जरा सोचिए, इतने लंबे समय में कितनी पीढ़ियां, कितने बदलाव इस जमीन ने देखे होंगे। अब इतने लंबे 900 साल के इतिहास को आसानी से समझने के लिए इसे 4 हिस्सों में बांट दिया गया। पहला है पूर्व एनबीपी काल, मतलब बिल्कुल शुरुआती दौर। दूसरा है एनबीपी काल, जो अपनी खास काली चमकदार पॉटरी के लिए जाना जाता है। इसके बाद आता है शुंग काल और फिर कुषाण काल। ये बंटवारा हमें सभ्यता के विकास को स्टेप बाय स्टेप समझने में मदद करता है। और अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा कि भाई इस खुदाई में आखिर मिला क्या, वो कौन सी चीजें हैं जो हमें लाचूरा की कहानी सुनाती हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, यहां से हमें मिली हैं मिट्टी की मूर्तियां, कुछ इंसानों की, कुछ जानवरों की। फिर मिला एक लोहे का चाकू। अच्छा, लोहे का चाकू मिलने का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि तब तक लोग लोहे का इस्तेमाल करना जान गए थे। तांबे की चूड़ियां भी मिली, पर जो सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट खोज थी ना, वो थी एक छोटी सी मिट्टी की मोहर। और खास बात यह थी कि उस पर ब्राह्मी लिपि में 4 अक्षर लिखे थे। सोचिए, ये कितना बड़ा सबूत है कि उस जमाने के लोग भी पढ़े लिखे थे, उन्हें लिखना आता था। यहां मिली चीजों में एक और बहुत ही खास चीज है, एक नारी की सुंदर मूर्ति जो ललितासन मुद्रा में बैठी है। अब ये ललितासन क्या है? इसका सीधा सा मतलब है एक बहुत ही आरामदायक और कलात्मक मुद्रा में बैठना। ये मूर्ति उस दौर की कलाकारी का एक शानदार नमूना है। एक बात और समझिए, लाचूरा उस जमाने में कोई अकेला अलग थलग गांव नहीं था। ये एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा था। पूरे राजस्थान में इसके जैसे और भी कई महत्वपूर्ण केंद्र थे। चलिए अब पूरी तस्वीर को समझने के लिए उन पर भी एक नजर डालते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लिस्ट काफी लंबी है। चित्तौड़गढ़ के पिंडपाड़लिया से लेकर बीकानेर के साबनिया और पूगल तक, जयपुर से लेकर भरतपुर तक, पूरे राजस्थान में ऐसे कई स्थल थे। ये दिखाता है कि ये सभ्यता कितनी ज्यादा फैली हुई थी। अब इस पूरी लिस्ट में से 2 जगह तो परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। पहली है कुराड़ा, जिसे औजारों की नगरी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से बहुत सारे औजार मिले हैं। और दूसरी है मल्लाह, जहां से तांबे के हारपून और तलवारें मिली हैं। ये दोनों पॉइंट्स सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इन्हें जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कालीबंगा को समझने से पहले ना हमें उस बड़ी पिक्चर को समझना होगा जिसका ये एक हिस्सा था, और वो बड़ी पिक्चर है हड़प्पा सभ्यता। तो भाई, ये हड़प्पा सभ्यता थी क्या? सीधी सी बात है, ये एक कांस्यकालीन सभ्यता थी। अब ये कांस्यकालीन क्या होता है? इसका मतलब है उस जमाने के लोग कांस्य का इस्तेमाल करते थे। मतलब वो तांबे में टिन मिलाकर एक नई मजबूत धातु बनाते थे, कांसा, और उसी से अपने औजार और बर्तन बनाते थे। और ये पूरी सभ्यता फली फूली कहां? सिंधु नदी और उसके आसपास की नदियों के किनारे। अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो ये लगभग 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक चली। और अपने राजस्थान में भी इसके कई बड़े बड़े ठिकाने मिले हैं, जैसे कालीबंगा हो गया, रंग महल है, बरोर है। लेकिन इन सब में जो सबसे खास है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, वो है कालीबंगा। चलिए अब सीधा आते हैं हमारे आज के हीरो पर, कालीबंगा। ये राजस्थान के इतिहास का आप कह सकते हैं एक बहुत ही अहम पन्ना है। अच्छा, कभी सोचा है कि इसका नाम कालीबंगा ही क्यों पड़ा? बड़ा मजेदार किस्सा है। देखिए, पंजाबी या सिंधी भाषा में बंगा का मतलब होता है चूड़ी,
और जब यहाँ खुदाई हुई तो मिट्टी की बनी हुई काली रंग की चूड़ियां ढेर सारी मिली। बस इसीलिए इसका नाम पड़ गया कालीबंगा, यानी काली चूड़ियां। सिंपल। अब ये लोकेशन वाला पॉइंट, इसको तो आप गांठ बांध लीजिए। परीक्षा में सीधा सवाल आता है, कालीबंगा कहाँ है? तो याद रखना है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। और नदी कौन सी? प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे, जिसे आज हम घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। इसकी खोज की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें 3 नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहले एक इटालियन स्कॉलर थे, लुइजी पियो टेसिटोरी। उन्होंने सबसे पहले इस जगह की तरफ सबका ध्यान खींचा। फिर 1952 में इसकी विधिवत खोज का श्रेय जाता है अमलानंद घोष को, जिन्हें हम एएन घोष भी कहते हैं। और फिर असली खुदाई का काम, जो 1961 से 69 तक चला, वो किया बीबी लाल और बीके थापर ने। तो तीनों का रोल अलग अलग है। तो ठीक है, जगह मिल गई, खुदाई हो गई, लेकिन सवाल यह है कि कालीबंगा हमारे इतिहास के लिए इतना जरूरी क्यों है? चलिए इसके कुछ खास कारण देखते हैं। ये लाइन, ये अपने आप में एक सवाल है। याद रखिएगा, कालीबंगा स्वतंत्र भारत का, यानी आजादी के बाद का पहला ऐसा पुरातात्विक स्थल है जिसकी खुदाई शुरू की गई। ये बात इसे बहुत बहुत खास बना देती है। और इसका महत्व सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं दशरथ शर्मा। उन्होंने तो कालीबंगा को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बराबर का दर्जा दे दिया। उन्होंने कहा कि यह सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। चलिए अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे मजेदार और सबसे जरूरी हिस्से पर, जहां से परीक्षा में सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं कि भाई कालीबंगा में ऐसा क्या खास मिला जो इसे दुनिया भर में मशहूर कर गया। सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज, दुनिया के सबसे पुराने जुते हुए खेत का सबूत। जी हां, खेती बाड़ी का सबसे पुराना सबूत हमें कालीबंगा से ही मिला है। यह अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और मजे की बात यह है कि यह जुताई कोई ऐसी वैसी नहीं थी, एक खास पैटर्न में थी, जिसे ग्रिड पैटर्न कहते हैं, मतलब आड़ी तिरछी जुताई। अब इससे फायदा क्या होता था? अरे इससे वो लोग एक ही खेत में एक ही साथ 2-2 फसलें उगा लेते थे, जैसे चना और सरसों। सोचिए, आज से हजारों साल पहले वो लोग मल्टी क्रॉपिंग कर रहे थे। कितनी एडवांस टेक्निक थी। दूसरी खासियत है यहां की दोहरी किलेबंदी। इसका क्या मतलब है? देखो, शहर के 2 हिस्से होते थे। एक ऊंचा टीला, जिसे दुर्ग या घड़ी कहते थे, और एक निचला शहर जहां आम लोग रहते थे। ज्यादातर जगहों पर सिर्फ ऊंचे टीले के चारों तरफ दीवार होती थी, लेकिन कालीबंगा में दुर्ग की भी अपनी सुरक्षा दीवार थी और निचले नगर की भी अपनी अलग सुरक्षा दीवार थी। ये बहुत यूनिक है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 7। ये नंबर कालीबंगा की एक और बहुत बड़ी खोज से जुड़ा हुआ है। यहां क्या मिला है? एक ही लाइन में एक साथ 7 आयताकार अग्निवेदिकाएं मिली हैं, मतलब 7 अग्निकुंड। इससे साफ साफ पता चलता है कि उस समय के लोग यज्ञ या इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान करते थे। ये उनकी धार्मिक आस्था का पक्का सबूत है। और अब अगला नंबर है 6। ये नंबर हमें उनकी मेडिकल साइंस की तरक्की के बारे में बताता है। यहां से एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद किए गए हैं, और इसे पूरी दुनिया में सर्जरी का सबसे पुराना उदाहरण माना जाता है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये शायद हाइड्रोसिफेलस नाम की एक बीमारी का इलाज करने की कोशिश थी। इस बीमारी में दिमाग में पानी भर जाता है। सोचिए, उस जमाने में भी ऑपरेशन की कोशिश की जा रही थी। और भी कई अनोखी चीजें हैं, जैसे यहां की दीवारों में दरारें मिली हैं, जो दुनिया में भूकंप आने का सबसे पुराना सबूत है। पानी निकालने के लिए लकड़ी की नाली का इस्तेमाल दुनिया में पहली बार यहीं देखने को मिला। और तो और ऊंट की हड्डियों के सबूत भी यहीं से मिले हैं। चलिए अब आखिरी हिस्से में ये देखते हैं कि शहर का टाउन प्लानिंग कैसा था और आखिर ये महान सभ्यता खत्म कैसे हो गई। यहाँ की टाउन प्लानिंग कमाल की थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर, यानी 90 डिग्री पर काटती थीं, बिल्कुल आज के चेस बोर्ड की तरह या चंडीगढ़ शहर की तरह। लेकिन एक अजीब बात थी, मकान कच्ची ईंटों के बने थे, इसीलिए कुछ लोग इसे दीनहीन बस्ती भी कह देते थे। पर हाँ, साफ सफाई में कोई कमी नहीं थी। नालियों और फर्श को बनाने में पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि इतनी एडवांस्ड, इतनी सुनियोजित सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? देखिए, इसका कोई एक पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन इतिहासकार 2 वजहें सबसे बड़ी मानते हैं।
पहली हो सकता है कि घग्गर नदी यानी प्राचीन सरस्वती नदी सूख गई हो और पानी के बिना जीवन संभव नहीं था, या फिर कोई बहुत बड़ा भूकंप आया हो जिसने इस पूरे शहर को तबाह कर दिया। और भूकंप की बात में दम इसलिए लगता है क्योंकि हमें दीवारों में दरारें मिली भी हैं। तो ये थी कालीबंगा की पूरी कहानी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भाई ये बरौर है कहाँ और क्यों ये इतना खास बन गया है। देखिए, बरौर जो है वो राजस्थान के नए जिले अनूपगढ़ में प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण हड़प्पा कालीन स्थल है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ ऐसी नई और यूनिक बातें बताता है जो हमें पहले मालूम ही नहीं थी। तो अब मन में सवाल आता होगा कि यहाँ खुदाई शुरू किसने की, कब की, और इस खुदाई से हमें सभ्यता के कितने अलग अलग दौर या चरण देखने को मिले। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर खुदाई का काम साल 2003 से कौन कर रहा है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जिसे हम शॉर्ट में ASI भी कहते हैं। अब ये साल और ये संस्था दोनों ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हैं, याद रखने हैं। अब देखिए, बरौर में जो खुदाई हुई ना, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ सभ्यता के 3 अलग अलग चरण या काल थे। सबसे पहला प्राक हड़प्पा काल, मतलब हड़प्पा से भी पहले का टाइम। फिर आया प्रारंभिक हड़प्पा काल, यानी जब सभ्यता बस शुरू ही हो रही थी। और आखिर में विकसित हड़प्पा काल, जब ये सिविलाइजेशन अपने पीक पर थी, पूरी तरह से डेवलप थी। चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, वो हिस्सा जहां से सवाल बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। ऐसी क्या खास बातें हैं बरौर में जो इससे बाकी हड़प्पन साइट से एकदम अलग बना देती हैं? देखिए, बरौर की जो सबसे यूनिक और सबसे जरूरी खोज है ना, वो है यहाँ के मिट्टी के बर्तन, जिन्हें हम मृद भांड कहते हैं। खास बात यह है कि ये बर्तन काली मिट्टी से बनाए गए थे। और इस बात पर तो स्टार लगा लीजिए, यह बहुत जरूरी है। पूरे देश में जितनी भी खुदाई हुई है, बरौर इकलौता, जी हां, एकमात्र ऐसा स्थल है जहां के बर्तनों में काली मिट्टी का इस्तेमाल हुआ है। यही वो फीचर है जो इसे सबसे अलग बनाता है। अच्छा, काली मिट्टी के बर्तनों के अलावा और क्या मिला? तो यहाँ एक डेवलप्ड अर्बन सिविलाइजेशन, मतलब एक विकसित शहरी सभ्यता के सबूत मिले हैं। इससे पता चलता है कि ये एक वेल प्लान्ड शहर था। और एक और बड़ी मजेदार चीज मिली है, बटन के शेप की मोहरें। ये भी बरौर की एक खास पहचान है। बात यहीं खत्म नहीं होती, एक और बड़ी खोज हुई है यहाँ। खुदाई में मिट्टी का एक बर्तन मिला और उसके अंदर से क्या निकला? सेलखड़ी के मनके। सेलखड़ी को इंग्लिश में स्टिएटाइट भी कहते हैं। और जरा अंदाजा लगाइए, कितने मनके? 100, 200? नहीं, पूरे 8000, लगभग 8000 मनके एक ही बर्तन से मिले हैं। अब इससे क्या साबित होता है? इससे ये साफ पता चलता है कि बरौर उस जमाने में मनके बनाने की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री या इंडस्ट्रियल सेंटर रहा होगा। और अब आते हैं आखिरी और एक और मजेदार बात पर, एक ऐसा सबूत जो हमें बताता है कि बरौर के लोगों का बिजनेस सिर्फ देश तक ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर था। वो इंटरनेशनल ट्रेड भी करते थे। यहां से लाजवर्द के मनके मिले हैं। अब ये लाजवर्द क्या है? ये एक बहुत ही कीमती नीला पत्थर होता था और ये उस समय हर जगह आसानी से नहीं मिलता था। अब जरा इस पहेली को समझिए, ये कीमती पत्थर मिला कहां? बरौर में। लेकिन उस जमाने में ये पत्थर मिलता कहां था? सिर्फ अफगानिस्तान में। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि बरौर और अफगानिस्तान के बीच ट्रेड यानी व्यापार होता था। ये इंटरनेशनल ट्रेड का पक्का सबूत है। तो संक्षेप में देखें तो काली मिट्टी के यूनिक बर्तन, एक ही बर्तन से निकले 8000 मनके और अफगानिस्तान के साथ व्यापार के सबूत, ये सारी चीजें मिलकर बरौर को हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत बहुत स्पेशल सेंटर बनाती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारी जानकारी आपके एग्जाम में बहुत काम आएगी। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।